4 मई 2004 दिल्ली के पॉश इलाके डिफेंस कॉलोनी में मौजूद बंगला नंबर C480 के सामने एक फल वाला खड़ा था, लेकिन उसका ध्यान फलों पर नहीं बंगले के मेन गेट पर था। वो कई दिनों से उस बंगले की हरकत पर नजर रखे हुए था। उसे पता था कि इस बंगले का मालिक रोज एक तय वक्त पर घूमने निकलता है, लेकिन 3 दिन तक जब वो घर से नहीं निकला तो फल वाले को कुछ अजीब लगा। वो एक चिट्ठी देने के बहाने उस घर के मेन गेट पर पहुंचा और इस बारे में वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। गार्ड ने जवाब दिया कि घर के मालिक और मालकिन पंजाब किसी शादी में गए हैं। ये सुनते ही उस फल वाले के होश उड़ गए। उसने आनन फानन में अपनी जेब से फोन निकाला और तुरंत एक नंबर मिलाया। उसके फोन कटने के कुछ ही मिनट बाद वहां एक गाड़ी बंगले के गेट पर पहुंची, जिसमें से 6-7 लोग उतरे और सीधे उस बंगले के अंदर घुसकर तलाशी लेने लग गए। ये लोग कोई और नहीं बल्कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी RNAW के एजेंट्स थे। इस घर का मालिक भी कोई और नहीं बल्कि उनका ही एक साथी था। वो भी कोई छोटा मोटा ऑफिसर नहीं बल्कि RNAW का जॉइंट सेक्रेटरी ऑफिसर था। उस पर भारत की सीक्रेट इंफॉर्मेशंस अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को लीक करने का आरोप था। RNAW के इंटरनल सर्विलेंस टीम उस पर महीनों से नजर रख रही थी, लेकिन जब तक उसका जुर्म साबित हो पाता वो हाथ लगने से पहले ही अचानक अपने घर से मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया था। उसकी खूब छानबीन की गई, लेकिन कई दिनों तक उस अफसर का कोई अता पता नहीं चल सका। फिर एक दिन जब खबर मिली कि वो शातिर डबल एजेंट नेपाल के रास्ते अमेरिका भाग चुका है, तो RNAW के अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डबल एजेंट पिछले कुछ सालों में भारत के 20,000 से ज्यादा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स CIA तक पहुंचा चुका था। तो आइए जानते हैं कि अपने ही देश के साथ गद्दारी करने वाला वो RNAW ऑफिसर कौन था, CIA ने कैसे उसे अपने जाल में फंसाया और इतनी कड़ी निगरानी के बाद भी वो RNAW की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट को चकमा देकर कैसे भाग निकला। उस गद्दार RNAW ऑफिसर रविंदर सिंह का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उसके पिता इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट थे, इसलिए घर में शुरुआत से ही आर्म्ड फोर्सेस वाला माहौल था। अपने पिता से इंस्पायर होकर साल 1970 में उसने भी इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। उसकी पहली पोस्टिंग गोरखा रेजिमेंट में हुई और कुछ ही सालों में प्रमोट होकर वो मेजर बन गया। लेकिन वक्त के साथ उसकी दिलचस्पी सैन्य सेवा से कम होने लगी। रूटीन की जिंदगी उसे अब बोर करने लगी थी। इसी दौरान स्पेशल मिशन के लिए वो डेप्यूटेशन पर RNAW से जुड़ा और यहीं से उसकी जिंदगी ने करवट बदल ली। इंटेलिजेंस की दुनिया उसे इतनी रोमांचक लगी कि उसने फौज छोड़कर RNAW में शामिल होने का फैसला कर लिया। 1986 में वो अपने पिता के कनेक्शंस के सहारे आर्मी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर RNAW ज्वाइन करने में सफल हो गया। RNAW में ज्वाइनिंग के बाद रविंदर सिंह की पहली पोस्टिंग अमृतसर में हुई। यहाँ उसे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI द्वारा सेपरेटिस्ट को दी जा रही ट्रेनिंग के बारे में जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद उसे वेस्टर्न एशिया के कुछ देशों और फिर हॉलैंड के हेग भेजा गया, जहां उसका काम उस इलाके में एक्टिव सिख सेपरेटिस्ट की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखना था। लेकिन हॉलैंड में काम करते हुए उसकी छवि एक दिल फेंक आदमी की बन गई थी। यहाँ वो काम कम और अपना समय शराब पीने और औरतों के पीछे भागने में ज्यादा लगाता था। उस दौरान वो अक्सर अनजान लोगों के साथ वो बातें भी शेयर कर देता था जो कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को कभी नहीं करनी चाहिए। हालांकि इसके बावजूद RNAW के सीनियर ऑफिसर उसे गंभीरता से लेने लगे थे, क्योंकि उसने ज्वाइनिंग के कुछ वक्त बाद ही एजेंसी के लिए एक बड़ा काम किया था। RNAW को अमेरिकन गवर्नमेंट की कुछ सीक्रेट फाइल्स की तलाश थी और रविंदर ने अपनी चालाकी और पर्सनल कनेक्शंस का इस्तेमाल करके ये काम कर दिखाया। उसने CIA के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन USAID में काम करने वाले अपने एक रिश्तेदार का इस्तेमाल करके वो गोपनीय दस्तावेज हासिल किए और RNAW को सौंप दिए। इसके बाद से ही रविंदर सिंह RNAW के सीनियर ऑफिसर्स की नजरों में आ गया था। इसलिए एक औसत दर्जे का डेस्क ऑफिसर होने के बावजूद उसने यहाँ कुछ ही सालों में काफी तरक्की कर ली। पहले वो RNAW का डेप्यूटी सेक्रेटरी बना और फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गया। हालांकि जैसे जैसे वो प्रमोशन पाता गया उसकी आदतें और ज्यादा खराब होती गई। वो अपने सीनियर और जूनियर साथियों के साथ पार्टियां करने में मशगूल रहता। इन सब में उसके काफी पैसे खर्च हो जाते, इसलिए वो हमेशा एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचता रहता था।
उसकी यही आदतें उसे एक ऐसे रास्ते पर लेकर जा रही थी जहां वो CIA के चंगुल में फंसकर अपने ही देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी करने वाला था। रविंदर सिंह CIA के जाल में कैसे फंसा, ये जानने से पहले हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 1950s में कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका का मकसद था कि वो किसी भी तरह सोवियत यूनियन से आगे बना रहे, चाहे इसके लिए उसे दुनिया भर से स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन ही क्यों ना चुरानी पड़े। इसी मकसद से अमेरिका ने साल 1953 में यूनाइटेड स्टेट्स इंफॉर्मेशन एजेंसी यानी USIA की स्थापना की और इस एजेंसी की ब्रांच इंडिया समेत दुनिया के कई देशों में खोल दी गई। कोल्ड वॉर के समय में इंडिया फॉर्मली अमेरिका और सोवियत यूनियन में से किसी का भी पक्ष ना लेकर नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो कर रहा था। हालांकि भारत के सोवियत के साथ अच्छे रिश्ते थे, इसलिए अमेरिका इंडिया पर क्लोजली नजर रखना चाहता था। अमेरिका की USIA ने भारत में कल्चरल प्रोग्राम्स, मीडिया इवेंट्स और एकेडमिक एक्सचेंज जैसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करके कई पॉसिबल टारगेट्स को इन्फ्लुएंस करने का काम करना शुरू किया। उनका मकसद ऐसे इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपने जाल में फंसाने का था जो भारत की फ्यूचर पॉलिसीज का हिस्सा हो, ताकि वो उनका इस्तेमाल करके इंडिया के अंदरूनी दस्तावेज और सीक्रेट इंटेल को वॉशिंगटन तक पहुंचा सके। इसके अलावा अमेरिका ने अपने CIA एजेंट्स भी एक्टिवेट कर रखे थे। कहा जाता है कि सिक्किम के राजा पाल्डेन थोंडुप नामग्याल की पत्नी होप कुक भी एक CIA एजेंट थी। ये भी माना जाता है कि इंदिरा गांधी की कैबिनेट में भी एक CIA का एजेंट मौजूद था जिसने इंडो सोवियत ट्रीटी और 1971 में ईस्ट पाकिस्तान से जुड़ी भारत की तैयारियों की जानकारी अमेरिका तक पहुंचाई थी। साल 1983 में नई दिल्ली से CIA का एक एजेंट पकड़ा गया जिसके अंडर इंडिया के 3 एक्स मिलिट्री पर्सन और एक सिविलियन काम कर रहे थे। इस गिरफ्तारी के बाद भारत में CIA का एक बड़ा नेटवर्क बेनकाब हुआ जिसमें US एम्बेसी में काम कर रहे 9 अमेरिकी एजेंट शामिल थे। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा लगातार अपने एजेंट्स को ट्रेस होते देख CIA ने एक नई रणनीति अपनाई। उसने IB और RNDW के एजेंट्स को डबल एजेंट बनाने की कोशिश शुरू कर दी। साल 1986 में रविंदर सिंह की पोस्टिंग सीरिया के दमास्कस में मौजूद इंडियन एम्बेसी में फर्स्ट सेक्रेटरी के तौर पर हुई। उस दौरान भारत को सोवियत यूनियन से मिलने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई में लगातार रुकावटें आ रही थी, क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था और कोलैप्स होने की तरफ बढ़ रहा था। इसी बीच इंडियन एयरफोर्स की एक टीम को एक सीक्रेट मिशन के तहत उन एयरक्राफ्ट की कैनोपीज और अन्य स्पेयर पार्ट्स की तलाश में सीरिया भेजा गया। सीरियन एयरफोर्स भी उस समय अपने एयरक्राफ्ट के लिए सोवियत पर ही डिपेंडेंट थी और उसके पास इन स्पेयर पार्ट्स का अच्छा खासा स्टॉक था, इसलिए ये मिशन काफी महत्वपूर्ण था। चूंकि रविंदर सिंह वहां पहले से ही पोस्टेड था और सीरिया के अधिकारियों से काफी फेमिलियर हो चुका था, इसलिए उसे भी इस मिशन का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन जो बात भारत सरकार ने सीक्रेट रखी थी वो रविंदर सिंह ने एक अमेरिकन डिप्लोमेट को कैजुअल बातचीत में बता दी। एक दिन दमास्कस में एक पार्टी हुई जिसमें इंडियन जर्नलिस्ट हरीश चंडोला भी थे, जो काफी सालों से दमास्कस में ही रहकर मल्टीपल न्यूज़पेपर्स के लिए काम करते थे। उसी पार्टी में वो अमेरिकन डिप्लोमेट भी मौजूद था जिससे रविंदर सिंह ने इंडियन एयरफोर्स की सीक्रेट विजिट की जानकारी शेयर की थी। चंडोला काफी सीनियर जर्नलिस्ट थे और वो अपने कनेक्शंस और अनुभव के लिए जाने जाते थे, इसलिए उस अमेरिकन डिप्लोमेट को लगा कि वो इंडियन एयरफोर्स के इस विजिट के बारे में जानते होंगे। बातचीत में उसने चंडोला से इस बात का जिक्र कर दिया। इस पर चौंकते हुए चंडोला ने उससे पूछा कि उन्हें इस बारे में कैसे पता चला। डिप्लोमेट ने जवाब दिया कि उसे ये इंडियन एम्बेसी के फर्स्ट सेक्रेटरी रविंदर सिंह ने बताया था। ये सुनते ही जर्नलिस्ट चंडोला कुछ देर के लिए सन्न रह गए कि आखिर इतना बड़ा भारतीय अफसर अपने ही देश की इतनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन दूसरे देश के डिप्लोमेट के साथ कैसे शेयर कर सकता है। उन्हें ये बात बेहद असामान्य और खतरनाक लगी, इसलिए उन्होंने रविंदर सिंह की शिकायत एक इंडियन एम्बेसडर और कंसर्न डिपार्टमेंट से कर दी। लेकिन उस समय रविंदर सिंह पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कुछ साल बाद रविंदर सिंह को हॉलैंड में मौजूद इंडियन एम्बेसी में काउंसलर बना दिया गया। चूंकि बार बार गलतियां करने के बाद भी उसे पनिश नहीं किया गया था, इसलिए उसकी आदतें और ज्यादा खराब होती जा रही थी। उसको CIA काफी समय से ट्रेस कर रही थी। हॉलैंड में CIA ने देखा कि रविंदर अक्सर बार में महंगी पार्टियां करता है और यहाँ अक्सर वो सुंदर लड़कियों को देखकर फिसल जाता है। CIA को रविंदर एक आसान
शिकार लगा, इसलिए उसे हनी ट्रैप में फंसाने की योजना तैयार की गई। कुछ ही दिनों में एक फीमेल CIA एजेंट, जिसे इस काम के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था, रविंदर के बेहद करीब आ गई और धीरे धीरे उसकी जिंदगी का हिस्सा बनती चली गई। उसने जल्दी ही रविंदर को अपने हुस्न का दीवाना बनाकर पूरी तरह अपने काबू में कर लिया। उस महिला के जरिए ऐसे हालात पैदा किए गए कि रविंदर को इमोशनल और साइकोलॉजिकल रूप से पूरी तरह CIA के जाल में बांध दिया गया। यही वो मोड़ था जब रविंदर सिंह एक डबल एजेंट बन चुका था। माना जाता है कि RNAW के अपने करियर के शुरुआत में रविंदर सिंह ने जिस रिलेटिव के जरिए अमेरिकन गवर्नमेंट की सीक्रेट फाइल्स चुराई थी, वो भी CIA के ही प्लान का एक हिस्सा था। कहा जाता है कि उसका वही रिलेटिव जो बार बार इंडिया आता था और कई बार रविंदर के घर भी रुकता था, असल में CIA का ही आदमी था। डबल एजेंट बनने के बाद रविंदर ने अपने इसी रिलेटिव के जरिए भारत के कई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स CIA तक पहुंचाए थे। 1992 में जब रविंदर की पोस्टिंग केनिया के नैरोबी में थी, उसी बीच एक दिन उसको हार्ट अटैक आ गया। उस समय उसके पास इतनी सेविंग्स नहीं थी कि वो बाईपास सर्जरी करा सके। उसने खुद को इकोनॉमिक क्राइसिस में बताते हुए उस समय के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स से वॉशिंगटन DC में अपनी पोस्टिंग की गुजारिश की थी, ताकि उसे कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल सके। उसकी एक ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन उसका इलाज जरूर हो गया। उसकी वियना के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में सर्जरी हुई थी। कहा जाता है कि इसका पूरा खर्च CIA ने उठाया था। हालांकि साल 1998 तक CIA को रविंदर सिंह की कोई खास जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब उसी साल इंडिया ने पोखरण में सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट किए और CIA को इसकी भनक तक नहीं लग सकी, तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों में हड़कंप मच गया। यह अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका था। यही वो मोड़ था जब रविंदर सिंह CIA के लिए एक कीमती मोहरा बन गया। इसके बाद CIA ने उससे धीरे धीरे भारत के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकलवाने शुरू कर दिए। रविंदर भी बिना किसी की नजर में आए बड़ी चतुराई से ये काम करता रहा। कई साल फॉरेन कंट्रीज में काम करने के बाद अर्ली 2000s में रविंदर सिंह की पोस्टिंग एज अ जॉइंट सेक्रेटरी न्यू दिल्ली के RNAW हेडक्वार्टर्स में हुई, जहां उसे साउथ ईस्ट एशिया ऑपरेशंस को देखना था। इस पद पर रहते हुए रविंदर को भारत की कई स्ट्रेटेजिक और इंटेलिजेंस फाइल्स तक सीधा एक्सेस मिल गया। RNAW हेडक्वार्टर्स में जॉब करने के दौरान रविंदर सिंह काफी बार नेपाल आता जाता रहता था। दरअसल नेपाल में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी में CIA का स्टेशन चीफ डेविड वकाला काउंसलर के तौर पर काम करता था और वही रविंदर का हैंडलर था। हर बार रविंदर के नेपाल आने पर डेविड उससे मिलता, अपडेट्स लेता और आगे की प्लानिंग समझाता। रविंदर सिंह टेक्नोलॉजी में काफी वीक था, इसलिए CIA ने उसे इसकी भी खास ट्रेनिंग दी। कुछ ही वक्त में उसने CIA के बताए गए तौर तरीकों को अच्छे से समझ लिया और वह अपना काम इतनी सफाई के साथ करता रहा कि साल 2003 तक उस पर किसी को शक नहीं हो सका। वो बड़े आराम से लगातार भारत की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस अमेरिका तक पहुंचाता रहा और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज को भनक तक नहीं लगी। CIA का डबल एजेंट बनने के बाद रविंदर सिंह की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। CIA उसे भर भर कर पैसा दे रही थी, जिसके चलते उसने अपनी अय्याशियां बरकरार रखी। वो अक्सर अपने जूनियर्स को कभी अपने घर तो कभी महंगे महंगे होटलों में पार्टियां देता और उन्हें शराब के नशे में डुबोकर उनसे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशंस निकालने की कोशिश करता। वो इस तरह अपने कई साथियों से इंटेलिजेंस हासिल कर चुका था, लेकिन अभी तक किसी को उस पर शक नहीं हुआ था। साल 2003 में रविंदर ने एक बार फिर वही ट्रिक अपनाई। उसने अपने एक जूनियर अफसर को पार्टी पर बुलाया, उसे खूब शराब पिलाई और उससे कुछ सेंसिटिव डिटेल्स पूछने लगा। लेकिन वो अब इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि इस बार वो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया। उसने ऐसे सवाल किए जो सीधे क्लासिफाइड जोन में आते थे। पार्टी तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अगले दिन उस जूनियर ने RNAW के सेक्रेटरी इंचार्ज अमर भूषण से रविंदर की कंप्लेंट कर दी। उसने कहा कि रविंदर ने शराब पिलाकर उससे डिपार्टमेंट की ऐसी इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की जिससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। ये बात RNAW के तौर तरीकों के खिलाफ थी, क्योंकि RNAW की इंटरनल प्रोटोकॉल के मुताबिक कोई भी अधिकारी केवल उतनी ही जानकारी रख सकता है जो उसके काम से डायरेक्टली जुड़ी हुई हो। ऐसे में रविंदर का व्यवहार असामान्य था। हालांकि सिर्फ इस कंप्लेंट के आधार पर जॉइंट सेक्रेटरी पर एक्शन नहीं लिया जा सकता था।
था, लेकिन शक की चिंगारी अब भड़क चुकी थी। दिसंबर 2003 के आसपास RNDW के कुछ ऑफिसर्स ने देखा कि रविंदर सिंह अक्सर अपने ऑफिस रूम को बंद करके ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करता है। रविंदर सिंह उन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करके अपने साथ घर ले जाता था, जहां वो हाई क्वालिटी कैमरों से उन सारी फाइलों की फोटो लेता और फिर उसे एक हार्ड डिस्क में स्टोर करके बेहद सिक्योर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए CIA के अपने हैंडलर को मेल कर देता। इसके बाद वो हार्ड डिस्क और अपने लैपटॉप से सभी फाइल्स डिलीट कर देता। इस तरह से उसने इन सालों में भारत के कम से कम 20,000 खुफिया डॉक्यूमेंट्स को CIA तक पहुंचाया। RNDW के सीनियर ऑफिशियल्स को जब उसके फोटोकॉपी करने का ये पैटर्न नजर आया तो उनका शक उस पर और गहरा गया। इसके बाद उसकी ऑफिस फोटोकॉपी मशीन में एक कोवर्ट बग फिक्स कर दिया गया। अब जब भी वो कोई फाइल फोटोकॉपी करता, उसकी एक डिजिटल कॉपी सीनियर ऑफिसर्स के पास चली जाती। बग फिक्स करने के 16 दिनों के भीतर सीनियर ऑफिसर के पास रविंदर द्वारा फोटोकॉपी किए गए करीब 210 क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के डिजिटल कॉपी आए, जो कि हाईली कॉन्फिडेंशियल थे। ये सब देख RNDW के कान खड़े हो गए। यही से शुरू हुआ सबसे बड़ा इंटरनल मैनहंट। जनवरी 2004 में RNDW ने पहली बार अपने इतिहास में एक सर्विंग जॉइंट सेक्रेटरी पर कोवर्ट सर्विलेंस शुरू किया। काउंटर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी यानी CIS डिवीजन को सक्रिय किया गया। CIS के करीब 20 अंडरकवर एजेंट्स अलग अलग भेष में रविंदर की हर गतिविधि पर नजर रखने लगे कि वो रोज कहाँ जाता है, क्या करता है और किस किस से मिलता है। उसके ऑफिस रूम, घर और गाड़ी हर जगह बग लगाए गए। उसका फोन भी टैप किया जाने लगा। अब RNDW को रविंदर सिंह की हर मूवमेंट की लाइव इंफॉर्मेशन मिल रही थी, लेकिन 3 महीनों तक रविंदर किसी भी सस्पिशियस आदमी से नहीं मिला और न ही किसी आदमी से फोन पर ऐसा कुछ बोला जिसे कानूनी रूप से उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। पर एक बात साफ थी कि वो अब भी ऑफिस में लगातार हाईली कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी कर रहा था। इसके बाद RNDW ने रविंदर सिंह को पकड़ने के लिए वो काम किया जिसे उसने अपने 35 साल के इतिहास में कभी नहीं किया था। अप्रैल 2004 में एक दिन जब ऑफिस आवर खत्म हुए तो RNDW हेडक्वार्टर के मेन गेट पर अचानक सभी एम्प्लॉइज को रोक लिया गया और उनके बैग्स की तलाशी ली जाने लगी। ये रूटीन चेक नहीं था, बल्कि ऐसा RNDW के इतिहास में पहली बार हो रहा था। ये जांच रविंदर सिंह को रंगे हाथ पकड़ने के लिए की जा रही थी, लेकिन रविंदर को ऑफिस से निकलने से पहले ही कहीं से भनक लग गई कि आज मेन गेट पर बैग्स खुलवाकर सभी की तलाशी ली जा रही है। रविंदर सिंह सतर्क हो गया और उस दिन उसने कोई भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपने बैग में नहीं रखा। जब उसके बैग की भी तलाशी ली गई तो उसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला और वो बच गया। कुछ दिन बाद RNDW चीफ CD सहाय ने एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने साफ किया कि ये तलाशी किसी एक आदमी के खिलाफ नहीं थी, बल्कि इसका मोटिव केवल RNDW की सिक्योरिटी को और मजबूत करना था। इस बैठक में जॉइंट सेक्रेटरी की हैसियत से रविंदर सिंह भी शामिल था। CD सहाय के सामने तो उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद वो बड़बड़ाते हुए बाहर आया कि ये सीनियर ऑफिसर से पेश आने का सही तरीका नहीं है। हालांकि रविंदर को अब तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उस पर RNDW की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट नजर रख रही है और उसकी गाड़ी का ड्राइवर, उसके ऑफिस का सफाई कर्मी, यहाँ तक कि उसके घर के बाहर खड़ा फल वाला, सब के सब अंडरकवर एजेंट्स है। इसी दौरान उसने ऑफिस से अमेरिका में एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने का रीजन देकर कुछ दिनों की छुट्टी मांगी। इससे पहले भी वो छुट्टियां लेकर साल में एक बार अमेरिका जाता रहा था। उसके भाई बहन और उसके बच्चे वही सेटल थे, इसलिए हर बार उसे छुट्टियां दे दी जाती थी। लेकिन इस बार हालात अलग थे। अब वो नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच के शक के दायरे में था, इसलिए उसकी लीव एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। लगातार हो रहे इन अनयूजुअल डेवलपमेंट से रविंदर को अंदाजा लगने लगा कि आखिर कुछ तो गड़बड़ है। उसने तह तक जाने की कोशिश की और उसे 20 अप्रैल के आसपास तक ये समझ आ गया कि उस पर CIS लंबे समय से पैनी नजर रख रही है। तभी एक बड़ा मौका उसके सामने आया। मई के महीने में 1 से 4 तारीख तक ऑफिशियल हॉलीडेज पड़ रही थी। इन छुट्टियों का फायदा उठाते हुए उसने अपनी पत्नी के साथ देश छोड़ने की प्लानिंग बना ली। 1 मई को उसके घर के बाहर तैनात अंडरकवर एजेंट्स ने उसकी पत्नी को घर से बाहर जाते देखा, लेकिन वो कुछ देर बाद एक आदमी के साथ घर वापस लौट आई।
कुछ देर बाद वो आदमी जो रविंदर के घर आया था वो रात के खाने के बाद वापस लौट गया। ऐसे में RNAW के एजेंट्स को कोई शक नहीं हुआ और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन इसके बाद अगले 3 दिनों तक ना तो रविंदर और ना ही उसकी पत्नी घर से बाहर आई। ऐसे में फल वाले के रूप में उसके घर के बाहर मौजूद अंडरकवर एजेंट को बड़ा अजीब लगा कि जो आदमी हर रोज बाहर आता जाता दिखता था वो 3 दिनों से नजर क्यों नहीं आ रहा है। शक गहराने पर उस अंडरकवर एजेंट ने पूरा माजरा समझने के लिए एक जरूरी चिट्ठी देने के बहाने रविंदर के घर के अंदर जाने का फैसला किया। लेकिन वहां गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बताया कि साहब और मेम साहब एक शादी में शामिल होने पंजाब गए हैं। ये बात सुनते ही अंडरकवर एजेंट के होश उड़ गए। उसने तुरंत इसकी खबर RNAW हेडक्वार्टर्स तक पहुंचाई। कुछ ही मिनटों बाद वहां कई इंटेलिजेंस ऑफिसर्स पहुंच गए और रविंदर के घर की तलाशी लेने लगे। लेकिन वहां उन्हें केवल रविंदर का एक लैपटॉप मिल सका। RNAW के सामने अब ये एक बड़ा सवाल था कि आखिर इतनी सख्त निगरानी के बावजूद रविंदर कैसे और कहां गायब हो गया। ऑफिसर्स को उसके घर से चेन्नई के कुछ पते मिले जिसके आधार पर वहां उसकी खोजबीन शुरू हुई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। आगे की जांच में पता चला कि रविंदर अपनी पत्नी के साथ 3 दिन पहले ही नेपाल भाग चुका था। दोनों अपने घर से भागने के बाद नेपाल बॉर्डर के पास एक होटल में ठहरे थे जिसे CIA स्टेशन चीफ डेविड वकाला के नाम पर बुक किया गया था। यहीं पर RNAW को पहली बार पता चला कि रविंदर इतने सालों से CIA के लिए काम कर रहा था। लेकिन जब तक वो उसे पकड़ पाते उससे पहले ही दोनों को काठमांडू के CIA के सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया था। डेविड वकाला ने दोनों के लिए राजपाल प्रसाद शर्मा और दीपा शर्मा के नाम से 2 फर्जी अमेरिकी पासपोर्ट बनवाए, जिसके बाद 7 मई 2004 को रविंदर अपनी पत्नी के साथ नेपाल से वॉशिंगटन जाने वाली ऑस्ट्रियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 5032 में सवार होकर अमेरिका भाग निकला। रविंदर सिंह के फरार होने के बाद RNAW में हड़कंप मच गया था। उनके पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उन्हें आगे की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि रविंदर सिंह ने देश के साथ गद्दारी करके CIA के हैंडलर्स को 600 से ज्यादा ईमेल्स भेजे थे, जिनमें 20,000 से ज्यादा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स शामिल थे। देश के इन सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को CIA तक पहुंचाने के लिए उसने अलग अलग कई ईमेल आईडीज का इस्तेमाल किया था। इनमें से एक आईडी ऐसी भी मिली जिसका इस्तेमाल वो अमेरिका में रह रही अपनी बेटी सुकी से बात करने के लिए करता था। RNAW को उस आईडी से पता चला कि उसकी बेटी ने एक बार जब उससे पैसे मांगे थे तो रविंदर ने एक CIA के आदमी के जरिए उसे $1200 भिजवाए थे। जब ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि रविंदर CIA के लिए ही काम कर रहा था तो RNAW चीफ CD सहाय ने दिल्ली में मौजूद CIA स्टेशन चीफ को तलब किया और इस पूरे मामले पर सफाई मांगी। उन्होंने रविंदर के अमेरिका भागने में इस्तेमाल हुए फॉर्ज्ड पासपोर्ट और उसके द्वारा अमेरिका भेजे गए कुछ डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज भी सबूत के तौर पर स्टेशन चीफ के सामने रखी। लेकिन उस स्टेशन चीफ ने रविंदर को पहचानने से साफ मना कर दिया और कहा कि CIA का कोई भी एक्टिव ऑपरेटिव भारत में नहीं है। कहा जाता है कि रविंदर सिंह के देश छोड़ने से पहले ही CIS के पास उसको अरेस्ट करने के लिए सफिशिएंट एविडेंसेस मौजूद थे। RNAW ने उस समय के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रजेश मिश्रा से रविंदर को अरेस्ट करने की परमिशन भी मांगी थी, लेकिन उस समय उन्होंने ये कहकर बात टाल दी थी कि वो जानना चाहते हैं कि आखिर रविंदर किसके लिए काम कर रहा है। हालांकि इस अरेस्ट को डिले करने के पीछे कहा जाता है कि उस समय भारत में जनरल इलेक्शंस होने वाले थे और अगर रॉ के भीतर CIA के एक जासूस होने की खबर बाहर आती तो उस समय सत्ता में रही सरकार को भारी राजनीतिक नुकसान हो सकता था। इसलिए जानबूझकर उसे अरेस्ट करने में देरी की गई ताकि इलेक्शन खत्म होने तक ये बातें जनता के सामने ना आ सके। लेकिन इस चक्कर में रविंदर को उस पर नजर रखे जाने की भनक लग गई और वो हमेशा के लिए भारत से फरार हो गया। अमेरिका भागने के करीब 2 महीने बाद 5 जून 2004 को भारत के राष्ट्रपति ने कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 311(2) का इस्तेमाल करके रविंदर को नौकरी से ऑफिशियली निकाल दिया। ये वही कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज है जो राष्ट्रपति को देश हित में बिना किसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी अधिकारी को नौकरी से निकालने का अधिकार देती है। रविंदर की पोल खुलने के बाद वो CIA के लिए यूजलेस हो चुका था, इसलिए कुछ टाइम बाद ही CIA ने रविंदर को पैसे देना भी बंद कर दिया। उसे जब फाइनेंशियली काफी दिक्कतें आने लगी तो उसने CIA से कोई नौकरी दिलवाने की गुजारिश भी की, लेकिन उसकी किसी ने कोई मदद नहीं की। देश से भागने के कुछ ही साल बाद देश का गद्दार रविंदर सिंह पाई पाई का मोहताज हो गया और आखिरकार डिप्रेशन में चला गया। उसके देश से भागने के पूरे 12 साल बाद
2016 में अचानक वॉशिंगटन डीसी से एक डिप्लोमेटिक बैग के जरिए भारत एक कोडेड मैसेज पहुंचा, जिसमें कहा गया था कि रविंदर सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहा। पता चला कि उसकी मौत मैरीलैंड में एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। हालांकि ये सड़क हादसा था या फिर CIA की कोई साजिश थी, इस पर आज भी सवाल उठाए जाते हैं। किसी ने सही कहा है कि नाम में क्या रखा है, इंसान की पहचान उसके काम से होती है। एक तरफ ये रविंदर सिंह था जिसने अपने निजी फायदे के लिए अपने ही देश से गद्दारी की, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर जाबाज स्पाई रविंद्र कौशिक थे, जिन्होंने देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी।